हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमारा थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट में जो हमने कल डिस्कस किया था कि दो टाइप की हम इसके अंदर थ्योरी पढ़ेंगे, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी मॉडर्न अप्रोच, यानी कि एक परंपरावादी जो हमारे पास सिद्धांत है वो, और दूसरा हमारे पास क्या है, आधुनिक सिद्धांत। तो इनकी दो की हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो शॉर्ट रन है उसके अंदर हमारे पास जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो कैसे काम करती है। तो ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर बेसिकली हम तीन टाइप की कॉस्ट पढ़ते हैं। एक आपके पास टोटल कॉस्ट है, एक एवरेज कॉस्ट है और एक आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है। जो आपकी टोटल कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं कुल लागत, एवरेज कॉस्ट को हम बोलते हैं औसत लागत, और एक आपके पास होती है मार्जिनल कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं सीमांत लागत। जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है ये बेसिकली समीशन होता है, यानी कि जोड़ होता है दो कॉस्ट का। एक आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत। दूसरा हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट होती है जिसको हम औसत लागत बोलते हैं, ये भी आपकी दो टाइप की होती है। एक एवरेज फिक्स कॉस्ट और दूसरा इसी को हम बोलते हैं औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत। और एक हमारे पास होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत। एक हमारे पास जो आपके मार्जिनल कॉस्ट होती है, ये हमेशा क्या है, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसी के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो इन कॉस्ट की जो है हम एक एक करके स्टडी करेंगे। इतनी जो भी हमारे पास ये कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट हो चाहे एवरेज कॉस्ट हो चाहे आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो। तो सबसे पहले जो इसमें आती है हमारे पास वो आती है आपकी टोटल कॉस्ट जिसको कहते हैं कुल लागत। जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है वो आपका समेशन होता है ऑल एक्सपेंसेस दैट आर प्रोड्यूसर इनकर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी। कि एक जो प्रोड्यूसर है, मान लेते हैं कोई उत्पादक है जो आपका प्रोड्यूसर है, वो किसी गुड्स का प्रोडक्शन करता है। हम सपोज करते हैं कि वो बाइक का प्रोडक्शन करता है, और बाइक के प्रोडक्शन के ऊपर जितना उसका खर्चा आएगा, जितना भी उसका क्या है एक्सपेंस आता है, उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है इसको हम क्या है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास फिक्स कॉस्ट होती है और एक आपके पास वेरिएबल कॉस्ट होती है। यानी कि एक उत्पादक जितना भी एक बाइक को बनाने में खर्चा करता है वो क्या है उसकी कुल लागत होती है। जो और आपकी कुल लागत जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपकी कुल स्थिर लागत और एक आपके पास होती है कुल वेरिएबल कॉस्ट, या जिसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। तो यहाँ पे एक जो आपका पहला फॉर्मूला बन के आता है कि आपकी टोटल कॉस्ट इक्वल होती है किसके, एफ सी प्लस में वी सी के। कुल लागत ये आपके पास क्या है, स्थिर लागत है, और ये आपके पास क्या है, परिवर्तनशील लागत। तो जो आपकी कुल लागत होती है वो आपका समेशन होती है किसका, इन दोनों का, कि आपका स्थिर लागत और वेरिएबल लागत। उसके बाद आता है कि हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, और इसी को हम क्या है सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या है ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है इसको हम स्थिर लागत बोलते हैं, और जो सप्लीमेंट्री कॉस्ट है इसी को हम बोलते हैं क्या, पूरक लागत। और दूसरा हमारे पास क्या है, ओवरहेड कॉस्ट है। इस ओवरहेड कॉस्ट को हम बोलते हैं ऊपरी लागत। तो इनकी हम स्टडी करते हैं कि इन शॉर्ट रन के अंदर क्या है, जो फर्म है वो कुछ ऐसी उसकी कॉस्ट होती हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं, जो कि आपका प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, उस कंडीशन में क्या है जो कॉस्ट है आपकी वो कम या ज़्यादा नहीं होती, वो फिक्स होती है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन लेते हैं, प्रोडक्शन है और दूसरा हमारे पास क्या है कॉस्ट, कि अगर आपने 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो भी आपकी कॉस्ट
10 आएगी। सेकंड यूनिट का अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो भी 10 है, थर्ड यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो भी 10, फोर्थ यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो भी आपकी जो कॉस्ट है वो 10 आती है। इट मीन्स कि अगर आपका चाहे प्रोडक्शन हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, हर एक कंडीशन के अंदर जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आपकी फिक्स कॉस्ट आती है। जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट आती है, इसका भी हम एक जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करते हैं कि यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर और प्राइस ऑफ फिक्स फैक्टर। कि मान लेते हैं कि आपका जो फिक्स फैक्टर है वो क्या है, कि लैंड है। लैंड आपका हमने मान लिया कि एक ये क्या है, फिक्स फैक्टर है, यानी कि भूमि जो आप यूज करते हैं वो फिक्स है, वो स्थिर है। तो इसकी कितने एकड़ हमने जमीन या कितने हेक्टेयर हम जमीन यूज कर रहे हैं वो, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि आपने 3 हेक्टेयर जो है जो लैंड है उसका यूज किया है, और इस जो 3 हेक्टेयर जो है इसका पर हेक्टेयर जो रेंट है, यानी कि 1 हेक्टेयर का जो रेंट है उसको हम लेते हैं कि वो आपके पास कितना है, 100 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये फिक्स फैक्टर की क्वांटिटी हमने ली है यानी कि 3, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, 3 है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर, और मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, प्राइस के साथ। प्राइस हमने कितना लिया है, 100। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आती है 300। तो 300 आपके पास क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास आती है। अब इसके बाद आता है कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है वो किस किस टाइप की हो सकती है। कि पहला आपका जो रेंट है, यानी कि आपका क्या है, किराया हो सकता है, कि अगर आपने कोई भी ज़मीन जो है वो किराए पे ली है तो आप ज़मीन का किराया देंगे चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें। दूसरा जो सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो आपका मैनेजमेंट होता है जिसके के अंदर कंपनी के मैनेजर आते हैं या परमानेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी पे करनी पड़ती है, चाहे आप प्रोडक्शन 0 करें या आप प्रोडक्शन 1000 यूनिट का करें। हर एक कंडीशन के अंदर आपको उनको सैलरी जो है वो पे करनी पड़ेगी। सेकंड, अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर भी क्या है, आप जो पेमेंट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको पे करनी पड़ेगी। कि अगर मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है 10,000 रुपीज़ का, तो इस 10,000 का आपको क्या है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि इसका तो आपको जो है ब्याज देना पड़ेगा, चाहे आप इस 10,000 को यूज़ करो या ना करो। उसके बाद इसी तरीके से इंश्योरेंस प्रीमियम आता है कि अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है तो उसका प्रीमियम भी आपको भरना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि कोई प्रॉपर्टी आप यूज़ करें तो उसका टैक्स। कोई लाइसेंस अगर आपने ले रखा है गवर्नमेंट से तो उसकी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरल सर्विस या नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो आपको देने पड़ेंगे। और डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस की, अगर आप मान लीजिए आपने कोई मशीन लगाई है और आप इस मशीन का यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी एक टाइम पीरियड के बाद जो इसकी सर्विसिंग का खर्चा आता है इसको मेंटेन करने का, तो वो खर्चा भी आपको करना पड़ेगा। और ये सभी क्या है, आपके टाइप होते हैं फिक्स कॉस्ट के, कि ये खर्चे तो आपको करने ही करने पड़ते हैं, चाहे आप प्रोडक्शन 0 करें या आप प्रोडक्शन 100 यूनिट का करें या आप प्रोडक्शन 1000 यूनिट का करें। हर एक कंडीशन के अंदर जो आपकी कॉस्ट आती है ये आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट का यहाँ पे हम क्या है, टेबल और जो आपके डायग्राम है इससे प्रूव कर सकते हैं। कि एक साइड हमने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लिया है, यानी कि उत्पादन की मात्रा, ये क्या है, हमारे पास उत्पादन की मात्रा है, और यहाँ पे हमने लिया है फिक्स कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं स्थिर लागत। ये हमने लिए हैं कि अगर आपका प्रोडक्शन जो है वो 0 है तो भी आपकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है। अगर आप प्रोडक्शन 1 करते हैं तो भी आपकी जो कॉस्ट है वो 10 है। सेकंड यूनिट का अगर आपने प्रोडक्शन किया तो भी आपकी कॉस्ट 10 आती है। यानी कहने का मतलब ये कि आप प्रोडक्शन चाहे जितना भी इंक्रीज करें, कॉस्ट आपकी हर एक कंडीशन के अंदर क्या है, सेम रहती है, 10 यूनिट। तो ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। और इसी को क्या है, हम डायग्राम से दिखा सकते हैं। ये आपके पास डायग्राम है कि आपके पास 2 एक्सिस हैं, एक एक्सिस आपके पास ओ एक्सिस है और एक आपके पास ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने यूनिट ऑफ आउटपुट लिया है, यानी कि उत्पादन की जो मात्रा है वो, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने कॉस्ट को लिया है, यानी कि जो आपकी उत्पादन की लागत है उसको। यहाँ पे हमने क्या है, जो आपका 10 रुपीज़ जो कॉस्ट दिखा रहा है, ये 10 रुपीज़ क्या है, आपकी फ़िक्स कॉस्ट है। कि आप प्रोडक्शन चाहे 2 यूनिट का करें तो भी आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, 10 आएगी। चाहे आप यूनिट 7 का प्रोडक्शन करें तो भी आपकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ ही आएगी। हर एक कंडीशन के अंदर आपकी कॉस्ट क्या है, फिक्स है। प्रोडक्शन के साथ आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। तो ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं क्या, फिक्स कॉस्ट।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, या जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो कि आपके प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है। कि अगर आप मान लीजिए किसी गुड्स का, यानी कि अगर आप बाइक का प्रोडक्शन करते हैं, तो अगर बाइक का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं 1 यूनिट, तो इस 1 यूनिट के अंदर जितना भी आपका रॉ मटेरियल आपका लगेगा, उस रॉ मटेरियल के ऊपर जो खर्चा आता है वही आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। कि अगर इसके अंदर आपने क्या है 50,000 रुपीज़ का कोई रॉ मटेरियल लगाया है, तो ये 50,000 क्या है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है। अगर सपोज करिए आप इस बाइक को ना बनाएं, तो आप क्या है रॉ मटेरियल को भी नहीं लगाएंगे। अगर आप रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी 50,000 कॉस्ट जो है वो नहीं आएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आप बाइक का जो है प्रोडक्शन अब 1 यूनिट से आप कितना करें, 3 यूनिट कर दें, तो रॉ मटेरियल आपका पहले के कंपैरिजन में आपका क्या है, जो 3 गुना है वो लगेगा। और तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी आपकी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 1,50,000। तो आप प्रोडक्शन करेंगे तभी ये जो कॉस्ट आपकी आती है, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो आपकी कॉस्ट ये नहीं आएगी। तो इसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील लागत, जो कि आपके जो है जब आप प्रोडक्शन करते हैं तभी ये लागत आती है। इसी को हम प्राइमरी कॉस्ट भी बोलते हैं, या हिंदी में इसको जो आपकी प्राथमिक लागत है वो हम इसको कह सकते हैं। कि ये क्या है आपकी, जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो ये लागत आपकी बढ़ जाएगी। जैसे आप प्रोडक्शन करेंगे कि आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो 10, 2 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो 20 हो जाएगी, 3 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो 40 हो जाएगी। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे ये कॉस्ट क्या है आपकी बढ़ती हुई चली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक चीज़ और जो आप याद रख सकते हैं कि आपका जो इसी कॉस्ट को हम क्या है प्राइमरी कॉस्ट, और जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो हम बोल सकते हैं। और ये कॉस्ट ऐसी है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइडेबल कॉस्ट ये आपकी है। अवॉइडेबल कॉस्ट का जो मीनिंग है वो ये है कि आप इस कॉस्ट को जो है वो हटा सकते हैं, कि अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इसको अवॉइड किया जा सकता है और आपको उस टाइम पे कोई भी कॉस्ट जो है वो बियर नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं कि फर्स्ट तो आपका आता है एक्सपेंस ऑन रॉ मटेरियल, कि अगर आप जो कच्चा सामान है उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है। दूसरा वेजेस ऑफ लेबर, जो आप वो आप तभी लगाते हैं जब क्या प्रोडक्शन करें। आप प्रोडक्शन अगर नहीं कर लेबर है वो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो भी नहीं आएगी क्योंकि आप लेबर का यूज़ ही नहीं कर रहे। कि सपोज करते हैं आपका जो आउटपुट है वो क्या है, 0 है, तो आपकी जो लेबर डिमांड है, जो श्रम की मांग है वो भी कितनी होगी, 0। तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 0 होगी। लेकिन अगर आप 10 यूनिट का आउटपुट करते हैं तो इस आउटपुट को बढ़ाने के लिए क्या है, आपको लेबर चाहिए। तो लेबर की अगर आप 5 यूनिट यूज़ करते हैं तो इसके अंदर क्या है आपकी लेबर की जो कॉस्ट है वो भी आएगी। और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जो लेबर की कॉस्ट है वो कितनी 500 रुपीज़ है। तो ये तभी आती जब आप प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेज आते हैं, यानी कि जो आप विद्युत यानी कि जो आप बिजली का यूज़ करते हैं तो उसका खर्चा भी इसके अंदर आता है। प्लस इसके अंदर वियर एंड टीयर, यानी कि जो भी आप मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ भी टूट फूट होती है तो उसका खर्चा भी आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आएगा। तो अब इसको क्या है हम एक टेबल और डायग्राम से समझ लेते हैं। हमारे पास एक टेबल है और साथ में हमारे पास डायग्राम है। तो सबसे पहले हम जो टेबल है इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, आउटपुट है जिसको हम बोलते हैं उत्पादन, और दूसरे हमारे पास क्या है परिवर्तनशील लागत है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। कि अगर मान लीजिए आपका जो आउटपुट है वो 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपकी 0 है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ ही नहीं कर रहे, ना तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, ना आपके रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा सामान लगेगा, ना ही आप इसके अंदर क्या है कोई भी टूट फूट होगी, आपने लेबर यूज़ करी, ऐसी कोई भी आपकी जो कॉस्ट है वो नहीं आएगी। प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे कि आप प्रोडक्शन जो है वो 1 यूनिट का करेंगे तो कॉस्ट भी आपकी क्या है 10 रुपीज़ जो है कॉस्ट आ जाएगी। सेकेंड यूनिट का आप प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट आपकी क्या है 18 रुपीज़ है, और उसके बाद थर्ड यूनिट पे ये आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी 24 रुपीज़। इस तरीके से क्या है आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो जो है इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी चेंज होती रहती है। यहाँ पे एक जो चेंज है वो देखेंगे हम कि आपका जो फर्स्ट है उसमें 10 चेंज आया है, दोबारा 8 चेंज आया है, फिर आपका जो चेंज है वो 6, 4,
4, उसके बाद आपका जो चेंज है वो 6 है, फिर आपका चेंज 8, और फिर आपका जो चेंज है वो कितना है यहाँ पर 18। तो इस तरीके से चेंजेस इसके अंदर इसका मतलब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कि पहले आपके जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम, जो आपका इंक्रीजिंग रेट है उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पहले कम होती है और उसके बाद ये वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। कि यहाँ पे अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आपकी जो पहले कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम आती है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो एग्ज़ाम में क्या है, आप इस जो आपका जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप डेटा से ना बनाएं, जो आपके नंबर्स दे रखें इन नंबर्स को आप यूज़ ना करें। तो आपको एग्ज़ाम में डायग्राम जो है वो कैसे बनाना है उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कि आपके पास क्या है, सिंपली इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करें। आपके पास दो एक्सिस होंगे, एक ओ वाई एक्सिस और एक हमारे पास ओ एक्सिस, जिसके ऊपर आपने क्या है ऐसे आउटपुट लेना है और यहाँ पे हम क्या है कॉस्ट ले लेंगे। जो आपको डायग्राम बनाना है वो सिंपली आप इस तरीके से जो है वो एग्जाम में डायग्राम बना दें कि ये आपका क्या है वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम है। कि पहले वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या है इंक्रीजिंग या आपकी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, कि धीरे धीरे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पहले कम होती है, फिर वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या है मिनिमम हो जाती है, और उसके बाद आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। डेटा से आप ना दिखाएं, क्योंकि अगर आप इससे बनाते हैं तो आप कुछ ना कुछ आपकी जो है मिस्टेक हो सकती है, तो इससे आप यूज़ ना करें। उसके बाद हम जब बात आते हैं टोटल कॉस्ट पे, तो टोटल कॉस्ट हमारी किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं कि आपके पास जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होती है। जो आपके पास टोटल कॉस्ट होती है आपके पास होती है क्या एफ सी प्लस में वी सी। ये आपके पास क्या है एफ सी प्लस में वी सी, यानी कि टोटल कॉस्ट इक्वल होती है किसके फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट के। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट। कि अगर आप एक यूनिट का आउटपुट करते हैं तो आपके पास टोटल जो आपके फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है 10 और वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपकी 0। तो आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 10। कि ये आपके पास 10 है, यहाँ पे आपके पास 0 है, तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी हो गई 10। उसके बाद आप क्या है आउटपुट जो है वो अगर 1 यूनिट का करते हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 10 ही है, तो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी आपकी कितनी है 10, तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी हो जाएगी 20। इसी प्रकार से आपके पास जब आप सेकेंड यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो फिक्स कॉस्ट आपकी 10 ही रहेगी और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 18। तो ये 10 है प्लस में आप 18 कर दें तो आपके पास कितनी कॉस्ट आ जाएगी ये 28। तो इस तरीके से आप क्या है इस पूरी टेबल को आप सोल्व कर सकते हैं कि आप इन दोनों को प्लस कर लें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को, तो आपके पास क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट। और ये आपके पास क्या है टोटल कॉस्ट का डायग्राम बनता है। तो ये डायग्राम आपके पास कैसे बना है हम उसकी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। फिर एक बारी वही बात कि आप जो एग्ज़ाम है उसके अंदर इन नंबर्स का आप यूज़ ना करें और इन नंबर्स की जगह हम क्या है डायग्राम को सिंपली ड्रॉ कर लेंगे। कि सिंपली आप कैसे इस डायग्राम को बना सकते हैं हम उसकी बात यहाँ पे करते हैं। कि आपके पास क्या है इस तरीके से हम ओ एक्सिस ले लेंगे और एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है, जिसके ऊपर हम क्या है आउटपुट लेते हैं और यहाँ पे हम क्या है कॉस्ट ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारे पास आती है एफ सी लाइन। कि यहाँ पे आप इसको कुछ भी नंबर दे सकते हैं कि आपके पास 10 दे दें, या अगर आप इसको न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेटिकल जो भी आप इसको नंबर देना चाहें वो आप दे सकते हैं। कि ये हमारे पास क्या है फिक्स कॉस्ट है, जो कि आपके जो प्रोडक्शन चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो आपका जो कॉस्ट है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी स्टार्टिंग होती है कहाँ से 0 से। कि अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो ही आपकी कॉस्ट आएगी, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो आपकी जो कॉस्ट है वो नहीं आती। तो इस तरीके से आपकी क्या है ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी हो जाएगी। अगर इसको और अच्छे से एक बार ड्रॉ करके देखें तो ये आपकी किस तरीके से आती है, ये क्या है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है।
तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो कॉस्ट आ गई, एक आपके पास वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है और एक हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। अगर इन दोनों कॉस्ट को हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, टोटल कॉस्ट आपकी आती है इस 10 पॉइंट से। यहाँ से आपके टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने स्टार्ट होती है। कि टोटल कॉस्ट आपकी कैसे जाएगी, ये पैरेलल जाती है इस वेरिएबल कॉस्ट के, और ये आपके पास क्या है, टोटल कॉस्ट है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये जो टोटल कॉस्ट के बीच में और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो गैप है, ये गैप क्या है, तो ये गैप आपका होता है VC, यानी कि जो आपके पास ये आपके इसके इक्वल होता है, कि आपकी जो ये शो करता है किसको, फिक्स कॉस्ट को। कि अगर मान लीजिए आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको क्या दी हो, फिक्स कॉस्ट दी हो कि फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी है, 10 रुपीज़ है। दूसरा आपके पास टोटल कॉस्ट दी हो कि टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी है, 30 रुपीज़ है। तो 30 रुपीज़ दे दिए आपके पास टोटल कॉस्ट, तो आप क्या है, इससे वेरिएबल कॉस्ट बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे कि टोटल कॉस्ट में से आप क्या करें, फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें, तो जो बचेगी वो आपके पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पे भी क्या है, आप 30 माइनस 10 अगर करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 20। तो 20 आपके पास क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये जो आपके पास गैप है ना, इस गैप को ही हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। तो ये गैप आपका जब आप एग्जाम में ड्रॉ करें डायग्राम, तो इसको ध्यान रखें कि ये गैप आपका जो है वो थोड़ा सा इक्वली आपका शो करें, कि ताकि ये जो आपका गैप है वो आपको फिक्स कॉस्ट को इक्वली दिखा सके। तो इस तरीके से क्या है, हम टोटल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट कर्व है। उसके बाद आता है कि आपके पास डिफरेंस क्या है कि आपकी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में जो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, स्थिर लागत है, और ये आपके पास क्या है, परिवर्तनशील लागत है, परिवर्तनशील लागत। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, फर्स्ट आपके पास आता है फिक्स कॉस्ट, कि फिक्स कॉस्ट क्या है, आपकी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है किसके साथ, आउटपुट के साथ। कि जैसे आप प्रोडक्शन ज़्यादा करें या कम करें, आपकी जो कॉस्ट है वो हर कंडीशन के अंदर फिक्स रहेगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो आपकी परिवर्तनशील लागत या वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी, वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है किसके साथ, आउटपुट के साथ। कि अगर आप आउटपुट ज़्यादा करते हैं तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी, अगर आप आउटपुट कम करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम आएगी। सेकंड, इसके अंदर आपके पास क्या है कि आपका जो आउटपुट है अगर वो 0 हो या मैक्सिमम हो, लेकिन आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स रहेगी। क्या अगर आपके पास आउटपुट आप 0 करते हैं तो भी आपकी कॉस्ट जो है 10 है, अगर आप आउटपुट 20 यूनिट का करते हैं तो भी आपकी कॉस्ट 10 आएगी। अगर आप आउटपुट जो है वो 100 यूनिट का भी करेंगे तो भी जो आपके पास कॉस्ट आएगी वो आपके पास कितनी आती है, 10। तो हर एक कंडीशन के अंदर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी सेम रहेगी। लेकिन जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अगर आप आउटपुट 0 करते हैं तो आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 आएगी। 20 यूनिट अगर आप आउटपुट करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो 20 आएगी। अगर आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो ये आपकी जो कॉस्ट है वो 100 आएगी। इट मीन्स कि अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप प्रोडक्शन को कम करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या है, कम होती है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं कुछ, कि आपके पास जो एग्जाम्पल क्या है, रेंट, वेज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, कि अगर कोई आपके पास परमानेंट एम्प्लॉय है तो उसकी वेजेस होती है, लाइसेंस की फ़ीस होती है, कॉस्ट ऑफ प्लांट है, जो आपने प्लांट या मशीन लगाई है तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी सारी किस में आती है, फिक्स कॉस्ट में आती है। वेरिएबल कॉस्ट में जो आप रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो आपका किस में आता है, वेरिएबल कॉस्ट में आता है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो सारा आपका किस में आता है, वेरिएबल कॉस्ट या परिवर्तनशील लागत में। उसके बाद अगर हम बात करें कि सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, कि जो आपके पास फिक्स या वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसके अंदर क्या क्या इसके विशेषताएं हैं, इसकी क्या इसका महत्व है, उसकी बात हम इसके अंदर करते हैं। फर्स्ट जो आता है इसके अंदर वो आपका आता है कि प्रोडक्शन डिसीजन ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड और डिसीजन रिगार्डिंग शट डाउन। उसके अंदर कि अगर मान लीजिए कभी आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर मंदी की स्थिति है, तो मंदी की स्थिति के अंदर क्या है, फर्म प्रोडक्शन करेगी या नहीं करेगी, इस प्रकार के जो डिसीजन है वो इन कॉस्ट जो कॉस्ट है उनके ऊपर लिए जा सकते हैं।
दूसरा रिगार्डिंग कि आपको जो आपकी जो कंपनी है उसके अंदर आप प्रोडक्शन को बंद कर दें या आप प्रोडक्शन को जारी रखें, ये जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं किसकी हेल्प से, वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से। कि आपका क्या है, शॉर्ट रन के अंदर अगर डिप्रेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि आपकी जो डिमांड है और डिमांड ऑफ कम्युनिटी क्या है आपकी कम होती है, और जो फर्म के जो प्राइस हैं वो भी डाउन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो फर्म को डिसीजन लेने पड़ते हैं कि वो अपने प्रोडक्शन को जारी रखे या अपने प्रोडक्शन को बंद कर दें। अगर मैं आपको सिंपली इस एक एग्जांपल से बताऊं तो एक हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। अगर कोई भी फर्म जो है वो प्रोडक्शन करती है कि फिक्स कॉस्ट हमारी 10 है और वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 20 है, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास जो आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 30 के इक्वल। मान लेते हैं यहाँ पे किसी गुड्स का उसने प्रोडक्शन किया, कोई गुड एक्स का वो प्रोडक्शन करती है, और इस एक्स गुड के प्रोडक्शन में उसको दो टाइप की प्राइस हैं, वो प्राइस कितने हैं वो यहाँ पे डिसीजन उसके बताते हैं कि इस किस प्राइस पे वो उसको सेल करेगी। अगर उसके प्राइस जो है वो इस 20 रुपीज़ से ज़्यादा हैं, कि मान लेते हैं उसके जो गुड्स के प्राइस है वो मार्केट में मंदी के कारण क्या है कम हो गए, और उसकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट तो कितनी है 30 है, लेकिन उसको जो प्राइस मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं इसको 23 रुपये। तो अभी फर्म क्या करेगी, इसका प्रोडक्शन करेगी। क्यों? क्योंकि उसको जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट उसको मिल रही है, और भविष्य में क्या है वो क्या कर सकती है, प्रोडक्शन को बढ़ा के प्रॉफिट कमा लेगी, लेकिन फिलहाल उसको क्या है मार्केट के अंदर सस्टेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन नहीं भी करेगी, मान लेते हैं जो ये प्रोडक्शन कर रही है एक यूनिट का, और इस एक यूनिट के प्रोडक्शन को बंद भी कर दे, लेकिन फिर भी उसको क्या है स्थिर लागत तो उसको फिर भी उठानी पड़ेगी, चाहे प्रोडक्शन करे या ना करे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो डिसीजन लेती है कि वो प्रोडक्शन करती रहेगी, यहाँ पे प्रोडक्शन जो उत्पादन है वो अपना कंटिन्यू रखेगी। कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर जो प्राइस हैं गुड्स के जो प्राइस हैं वो प्राइस आपके कितने हो जाए 15 रुपीज, तो 15 रुपीज जो प्राइस अगर हो गए तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो अपना प्रोडक्शन को क्या करेगी, शट डाउन कर देगी, यानी अपना उत्पादन जो है उसको बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि जितना उसने रॉ मटेरियल लगाया है, जितना भी वो रॉ मटेरियल लगाती है वो भी वो रॉ मटेरियल के प्राइस भी जो है उसको नहीं मिल पा रहे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आउटपुट है उसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद कंट्रोल ओवर हेड कॉस्ट, कि आपकी जो कॉस्ट है उसको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एवरेज कॉस्ट, कि एवरेज कॉस्ट आपकी क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में औसत लागत। ये क्या है हमारे पास, औसत लागत हम इसको बोलते हैं। औसत लागत या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि आप जितने यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें पर यूनिट आपकी कॉस्ट कितनी आती है उसको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। कि मान लेते हैं आपने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया, ये आपके पास क्या है आउटपुट है, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी आती है कितनी 200 रुपीज़। ये क्या है हमारे पास 200 इसकी कॉस्ट है। तो इसके अंदर आपकी एक यूनिट जो है, अगर हम ये बात करें कि इस 10 यूनिट में से एक यूनिट जो अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है उसको हम बोलेंगे क्या, एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट को हम कैसे निकालते हैं कि आपकी एवरेज कॉस्ट जो इक्वल होती है वो TC अपॉन में TQ होती है। तो यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है 200, अगर हम उसको डिवाइड कर दें क्वांटिटी 10 के साथ तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आता है, प्रोडक्शन आपका जो आपकी कॉस्ट आती है वो कितनी आती है आपकी 20 रुपीज़। और 20 रुपीज़ क्या है आपकी एक यूनिट की कॉस्ट है, कि अगर आप एक यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी जो लागत है वो कितनी आती है आपके पास 20 रुपये। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। जो आपकी एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट भी आपका समीशन होता है किसका, एवरेज फिक्स कॉस्ट का प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो और एक इसके अंदर जो है हम ये हमने निकाल लिया, और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी का एक नाम हम देंगे टोटल एवरेज कॉस्ट, और ये इसी को हम, ये हमारे पास क्या होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट, और ये हमारे पास क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हिंदी में हम इसको बोल लेंगे कुल औसत लागत, कुल औसत लागत। दूसरा इसके अंदर हमारे पास होती है औसत स्थिर लागत, और थर्ड हमारे पास होती है औसत परिवर्तनशील लागत।
तो इन तीनों की क्या है हम इसके अंदर स्टडी करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट हमारे पास आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट आता है कि अगर आप किसी जो गुड्स है अगर आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो एवरेज कितनी फिक्स कॉस्ट एक यूनिट के प्रोडक्शन पे आपकी आ रही है उसको हम बोलते हैं क्या, एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी कि औसत स्थिर लागत। ये क्या है, औसत स्थिर लागत है। और औसत स्थिर लागत को हम कैसे निकालते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है TFC अपॉन में Q, या आप इसको सिंपली TFC अपॉन में Q भी लिख सकते हैं। दोनों में से दोनों ही क्या है, सही है, आपके दोनों ही फॉर्मूले आप इसको यूज कर सकते हैं। कई जगह बुक में आपको जो है मिलता है इस तरीके से कि कुल स्थिर लागत और किसी में मिलता है स्थिर लागत। दोनों को अगर आप Q से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या है, एवरेज जो आपके पास फिक्स कॉस्ट है वो आ जाती है। और आप इसको कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये टेबल दी हुई है, टेबल में आउटपुट है आपका 1 यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8, ये आपके पास क्या है, यूनिट ऑफ आउटपुट है। और आपकी कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट आपकी हर एक कंडीशन के अंदर कितनी थी, 10 थी। ये आपके पास क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, या आप इसी को क्या है FC लिख सकते हैं, यानी कि आपकी स्थिर लागत। तो अब हम इसकी एवरेज कैसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है, यानी कि आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है कितनी, 10, और क्वांटिटी हमारे पास क्या है, हम उसको हर बार जो है वो चेंज करेंगे। कि अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी पे देखें तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आएगी, 10 डिवाइड बाय 1। 10 क्या है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट है, और 1 हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है। तो आपका एवरेज कितना आएगा, 1, अगर आप 10 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आता है कितना, 10। सेकंड क्या प्रोडक्शन करें तो आपने प्रोडक्शन की एक यूनिट को क्या कर दिया, इंक्रीज। तो आपकी क्या है, कॉस्ट आपकी क्या है, फिक्स ही है, तो 10 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा, 5, कि एक यूनिट की फिक्स टोटल एवरेज वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 5। उसके बाद आप 10 को डिवाइड करेंगे फिर 3 के साथ, तो अभी आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, 3.3। तो ये आपके पास क्या है, 3.3 है, जो कि आपकी औसत स्थिर लागत को दिखाती है। फिर आप 10 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो आपके पास कितनी आएगी यूनिट, 2.5। और जब आप 4 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो आपके पास औसत स्थिर लागत कितनी आती है, 2.5। तो आप इस तरीके से क्या है, हर बार इस 10 को जो है क्वांटिटी के साथ आप डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, आप एवरेज फिक्स कॉस्ट आप इसकी निकाल सकते हैं। और एक चीज़ जो आप याद रखेंगे कि आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो उत्पादन के साथ कंटिन्यूसली क्या है, आपकी कम रहेगी। कि जैसे जैसे आपका जो आउटपुट है वो बढ़ता जाएगा, आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन एक चीज़ आप याद रखेंगे कि ये नेवर ज़ीरो होती है, ये कभी भी आपकी ज़ीरो नहीं होगी, और ना ही ये कभी क्या है O एक्सिस को टच करेगी। दोनों ही कंडीशन नहीं होती हैं कि ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती, कभी भी जो है वो शून्य नहीं होगी। तो ये चीज़ आप क्या है याद रखेंगे। जैसे ये हमारे पास क्या है, इसका डायग्राम है कि अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, जो आपकी एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है वो किस तरीके से आपकी आती है। कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, O एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है, और यहाँ पर हमने क्या है, कॉस्ट को लिया है। और इस तरीके से आप क्या है यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं क्या, AFC, इसको हम बोलते हैं औसत स्थिर लागत। इसी के शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगल और हाइपरबोला। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आपकी पर यूनिट आप कितनी जो है वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ रही है जब आप प्रोडक्शन करते हैं उस केस के अंदर। तो इसको हम कैसे काउंट करते हैं कि आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या आप इसको लिख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड कर दें क्वांटिटी के साथ। तो ये दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या है, आप इन दोनों फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या दिखाती है कि ये आपके पास क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपके पास दे रखी है 1, और ये आपके पास क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या आप इसको क्या है वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी
मर्जी हो आप दोनों में से कुछ भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है, 10 क्या है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट, और जो क्वांटिटी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपके पास क्या है 1, ये आपके पास क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आएगी। तो अगर आप 10 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना आता है, 10 ही आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट आपके पास जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती है वो 10 आती है। तो उसी कंडीशन में क्या है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होकर कितना हो गई 18। तो अब क्या है 18 डिवाइड बाय आप करेंगे 2, यानी कि ये वाले दो आप लेंगे। तो यहाँ पे अब आप डिवाइड करेंगे तो आप 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9, कि आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है अब कितनी हो गई, 9 हो गई। दूसरी उसके बाद अगर हम ये थर्ड कंडीशन इसके अंदर हम लेंगे जो कि आपका है 24 डिवाइड बाय 3, ये आपके पास कितना आएगा 8। तो अब आपके पास क्या है, जब आप 3 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो आपके पास एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट आती है वो आपके पास आएगी 8। तो इस तरीके से क्या है आप इस पूरी इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इस पूरी टेबल को, और आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर एक जो चीज़ आप देखेंगे वो ये है कि पहले तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम होती है, और उसके बाद क्या है जब ये अपने मिनिमम लेवल पे पहुंच जाएगी एक पर कि आपका जो 6.3 है, यानी कि जो 6.3 है, इसके बाद आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। पहले कितनी थी 6.4, फिर कितनी हो गई 6.3, फिर 6, ये इनकी है 6, कितनी हो जाती है 6.6, और फिर 7.8। तो ये आपका जो है वो शो करती है इस चीज़ को। तो जब एग्जाम में आप बनाएंगे तो फिर एक बार मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि आप इस डेटा का उपयोग ना करें, यहाँ पे नंबर्स जो है उसको ना दें, और इन नंबर्स के बगैर ही आप क्या करें, इसका जो डायग्राम है वो सिंपली आप ड्रॉ करें। और उसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं तो उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं आपके पास ये क्या है, इस तरीके से आपको ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है ओ एक्सिस है, इसके ऊपर क्या है हमारे पास आउटपुट दिया है और यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉस्ट है। तो आप इस तरीके से जो है इसका जो डायग्राम है वो आप बना सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो ये पहला दिखाता है कि आपका स्टार्टिंग में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, फिर ये अपने मिनिमम लेवल पहुंच जाती है, और उसके बाद ये क्या है इंक्रीज होना जो है वो स्टार्ट करती है। तो ये चीज़ हम इसके अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई। उसके बाद क्या है इसके अंदर हम देखते हैं कि आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होती है, या जिसको हम बोलते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि ATC या एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको हम क्या लिखते हैं औसत कुल लागत, या इसी को हम जो है लिख सकते हैं क्या AC, जिसको हम बोलते हैं क्या औसत लागत। और हमें पता है कि जो आपका AC होता है वो किसके इक्वल होता है, AFC प्लस में AVC के, यानी कि औसत स्थिर लागत, जिसको हम बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, और ये हमारे पास क्या होती है औसत परिवर्तनशील लागत, जिसको हम बोलते हैं क्या, ये हमारे पास औसत परिवर्तनशील लागत, और इसी को हम बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम इन दोनों का एडिशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है AC, कि हमारे पास क्या है यहाँ पे दो चीज़ें हमें ऑलरेडी दी हुई हैं, कि एक हमारे पास क्या है AFC है और AVC है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जब आपका एक यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो आपके पास जो एवरेज कॉस्ट आती है वो कितनी आएगी आपके पास 10 प्लस 10 20। जब आप 2 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो आपके पास जो एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है 5, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है 9। तो यहाँ पे जो आप प्रोडक्शन करेंगे वो जो आपकी कॉस्ट आएगी 2 यूनिट का प्रोडक्शन करने की, वो आपके पास कितनी है आती है 9 + 5 यानी कि 14। तो अब इन दोनों को क्या है हर एक कंडीशन के अंदर जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा औसत
लागत यहाँ जिसको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, तो यहाँ पे वो हमारे पास आ जाती है। और इसका सिंपली आप क्या है इस तरीके से जो है वो आप डायग्राम बना सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ओ एक्सिस है और ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या है आउटपुट को लिया है, और एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने कॉस्ट को लिया है। तो ये आपका क्या शो करता है कि पहले का तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होती है, उसके बाद एवरेज कॉस्ट क्या है आपकी इस ए लेवल के ऊपर मिनिमम आती है, और फिर आपकी एवरेज कॉस्ट क्या है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसी को क्या है आप टेबल के अंदर भी देख सकते हैं कि टेबल के अंदर भी हमें शो किया है कि आपकी 8 यूनिट तक तो क्या है जो आपकी 8 एवरेज कॉस्ट है वहाँ तक तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होती है, यानी कि आपकी यूनिट नंबर जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं 6 और जब आप यूनिट नंबर 7 का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है 8। कि 6 के ऊपर भी आपकी जो एसी है वो 8 है, तो जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है 8 है। अगर आप उसके बाद अगर आप 8 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अगर और प्रोडक्शन आप इंक्रीज करते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या है इंक्रीज होके 9 हो जाती है। तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या है एक टाइम पीरियड के बाद मिनिमम लेवल के बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आता है कि आपकी जो y इज शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट का विद यू शेप। तो यहाँ पे आप एक चीज़ जो याद रखेंगे वो ये है कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है जिसको हमने अभी पढ़ा है पीछे कि ये आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है इसकी जो शेप होती है वो आपकी होती है यू शेप की। तो जो चीज़ हम पढ़ेंगे जो यहाँ पे जो बात आती है वो ये कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो यू शेप की क्यों होती है। तो इसका जो कारण है वो ये है कि आपकी जो ये इंटरेक्शन होता है किसका, यानी कि समीशन होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, इन दोनों का ये एडिशन होता है। तो जब इन दोनों का एडिशन ये होगा तो एक चीज़ हमने पीछे पढ़ी थी कि आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो पहले तो क्या होती है डिक्रीज होती है। ये पहले तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है डिक्रीज होती है, उसके बाद ये अपने मिनिमम लेवल पहुंच जाती है, फिर क्या है ये बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो आपके पास जो एसी होता है वो भी समेशन किसका होता है, वो आपका समेशन होता है AFC प्लस में AVC का। तो इसको क्या है एक टेबल से मैं जो है आपको प्रूव करता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे आप इस टेबल को देखिए, अगर हम इस टेबल को देखें तो इस टेबल में क्या है हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है जो कि कंटिन्यूसली आपका क्या है कम हो रहा है। पहले 10 है, फिर 5, 3.3, 2.5, 2.0, 1.7, 1.4 और 1.2, यानी कि आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली आपकी क्या होगी कम होगी। दूसरा आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये क्या है इस एवरेज कॉस्ट जो है आपका इसको यू शेप का बनाती है, यही आपकी क्या है इसको बढ़ाएगी। इसके बाद कैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि पहले तो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम होती है कि पहले 10 थी, 10 से 9 हुई, फिर 8, फिर 7, फिर 6.4, फिर 6.3। उसके बाद क्या होता है कि 6.3 के बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होती है कि 6.3 के बाद जो ये हो जाती है 6.6 और फिर 7.8। तो जब आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब बढ़ती है वो जब बढ़ेगी तो ये आपकी किसको शो करती है कि यहाँ पर ये बढ़ा देगी किसको एवरेज कॉस्ट को भी, टोटल एवरेज कॉस्ट को भी ये इंक्रीज कर देती है। तो ये कारण है इसका कि एक यू शेप की होती है। तो यहाँ पे आपका जो है वो इसी से प्रूव भी किया गया है कि इट इज़ ऑल्सो बिकॉज द आफ्टर द रीचिंग इट्स द मिनिमम लेवल, यानी कि जब ये मिनिमम लेवल पे पहुँच जाती है यानी कि न्यूनतम लेवल पे, इट मीन्स कि जब आपका क्या है ये इस मिनिमम लेवल पे पहुँच जाएगी इस ए पॉइंट के ऊपर, तो द रेट ऑफ इंक्रीज इन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मच मोर देन द रेट ऑफ डिक्रीज इन एवरेज फिक्स कॉस्ट। कि अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट की जो रेट है अगर वो कम हो रही है 7.1 से, ये 7.1 से कितनी हो गई 1.2 हो गई, लेकिन जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसकी बढ़ने की जो रेट है वो इससे ज़्यादा होगी कि इसमें कमी कितने की आई 0.5 की। लेकिन अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें तो उसमें जो इंक्रीमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। इसको भी टेबल से देखते हैं कि यहाँ पे आपके इस वाली पोजीशन को देखें कि यहाँ पे इन दो पोजीशन को हम जो है वो मैच करेंगे। इसको जब आप मैच करते हैं इसमें जो चेंज हो कि इसमें जो चेंज आया है वो आपका चेंज आया है कितना 0.2 कि 0.2 क्या है आपकी
एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है आपकी कम हुई। लेकिन अगर जब हम बात करें इसकी कि आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये कितनी इंक्रीज हुई है, तो ये आपकी इंक्रीज होती है 1.2, यानी कि जो इसकी रेट है इंक्रीज होने की वो कहीं ज़्यादा है इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कम होने से। तो ये भी एक कारण है कि ये एवरेज जो आपकी कॉस्ट है उसको बढ़ा देती है। सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जो आपके साधन के प्रतिफल हैं, तो वो भी एक इसका कारण है। कि इसका कारण कैसे हो सकता है कि जब हमने पढ़ा था चैप्टर तो उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि आपका जो स्टार्टिंग में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है ऐसे, फिर ये क्या है डिक्रीजिंग रेट से, और फिर क्या है आपका टोटल कॉस्ट जो टोटल प्रोडक्शन था वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन जो है ये आपकी दिखाती है कि आपकी जो यहाँ तक की कंडीशन आपका जो वेरिएबल जो प्रोडक्शन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो है प्रोपोर्शन जो है वो स्टार्टिंग में आता है किसका आपका इंक्रीजिंग रेट से, और इंक्रीजिंग रेट से जो आपका शो करता है वो आपका क्या करता है कि यहाँ पे जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी कम होती है। दूसरी कंडीशन आपकी आती है कांस्टेंट, कि अगर जब आपका ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है आपका कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी आपकी क्या होती है कांस्टेंट होगी। तीसरी कंडीशन आती है कि जब आपका जो प्रोडक्शन है वो डिमिनिशिंग, अगर वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो यानी कि घटती दर से अगर वो बढ़ता है, तो आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसका मतलब है कि वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, कि इस सिचुएशन के बाद आपकी क्या है डिमिनिशिंग रेट से जो है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर तक का जो एक केस है वो आपको दिखाता है कि एवरेज जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होगी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और यही कारण है एक किसका बढ़ने का एवरेज कॉस्ट का बढ़ने का, कि ये तो आपका है कि यहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट है कम हो रही है, और इसी को जो है हमने शो करा है इस डायग्राम के अंदर कि आपका ये ए पॉइंट पर है। दूसरा हमारे पास क्या है इस बी पॉइंट तक है, जहाँ पर आपकी जो है ये क्या होगी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, जब आपकी जो यहाँ पे जो रेट है वो आपकी डिमिनिशिंग होती है, यानी कि ये आपकी क्या है घटती दर से बढ़ती है प्रोडक्शन। तो ये चीज़ हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।